हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए हमें एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता हो कि हमें कैसे चैप्टर में आगे बढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाई सोशलिज्म, कि सोशलिज्म होता क्या है, समाजवाद का क्या मतलब है। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या है, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म का ही अपोजिट है सोशलिज्म। और कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज या जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केट प्रोसेसेस हैं। और इसका जो मोटिव होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, वो होता है प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और आप बहुत से ऐसे उदाहरण ले सकते हैं, चाहे वो बैंक के उदाहरण हो, चाहे अदर कंपनीज़ हों, जिनमें से हम नाम गिना सकते हैं कि जैसे टाटास का नाम आता है और अंबानी ब्रदर्स का नाम आता है। ये सब क्या है, इनकी जो एंटरप्राइज़ है वो सब प्राइवेट ओनरशिप में आती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बीएसएनएल का एग्जांपल लें तो बीएसएनएल एक गवर्नमेंट एंटिटी है, जबकि अगर हम जियो का एग्जांपल लें तो दोनों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन ये प्राइवेट ओनरशिप में है, ये गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है। तो इसी प्रकार से सोशलिज्म जस्ट इसका अपोजिट है। सोशलिज्म क्या कहता है, यानी जिसका मतलब होता है समाजवाद। इट टॉक्स अबाउट द कॉमन ओनरशिप, या आप ये कह सकते हैं कॉमन या कलेक्टिव ओनरशिप कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि शेयर्ड ओनरशिप, या हम कह सकते हैं कि पब्लिक ओनरशिप, यानी कि कोई एक मालिक ना हो, कोई एक व्यक्ति या उसका छोटा सा समूह या कोई कंपनी ये कहे कि भाई हम इसके मालिक हैं और हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और ऐसी सोसाइटी में गवर्नमेंट, यानी जिसे हम स्टेट भी कह सकते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भी और किसका ओनरशिप होना है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज या जो कुछ भी हैं, जो प्रोडक्टिव फोर्सेज हम जिन्हें कह सकते हैं, चाहे माइंस हों, चाहे टूल्स हों, चाहे फैक्ट्रीज़ हों, सबकी ओनरशिप या तो किसी कम्युनिटी के हाथ में होनी चाहिए या स्टेट के हाथ में होनी चाहिए। और सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस की ही बात यहाँ पे नहीं हो रही कि जो भी उत्पादन होगा वो पूरे जो सिस्टम होगा उत्पादन का, वो पूरी की पूरी चेन कॉमन ओनरशिप के तहत काम करेगी, बल्कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, और जो प्राइसिंग है या जो आउटपुट है वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। या हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी अंडर द स्टेट ओनरशिप। तो सोशलिज्म में स्टेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें जो भी मेंबर्स योगदान देते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो कोऑपरेटिव्स हम पढ़ते हैं वो एक समाजवाद या सोशलिज्म का ही उदाहरण है। आप क्लास में अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है और अगर प्रोजेक्ट हर बच्चे को अलग से दिया जाए, तो मान लीजिए बच्चा ए अगर प्रोजेक्ट लेके आता है तो कहता मैंने बनाया है, यानी कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट 4-4 बच्चों में बांट दिया जाए, तो अगर मान लीजिए ग्रुप बी है, उसमें 4 मेंबर्स हैं, वो प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो कहेंगे हमारा प्रोजेक्ट है, यानी ऑल ऑफ देम विल शेयर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज सबने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम किया होगा। ये टीम प्रोजेक्ट है, किसी एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं है। ऑल दीज 4 मेंबर्स ओन दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट से जो भी अचीवमेंट मिलेगी, जो भी अवार्ड मिलेगा, जो भी वाहवाही मिलेगी, वो सब शेयर करेंगे। तो सोशलिज्म टॉक्स अबाउट द कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट्सेट्रा। और एक इसके अपोजिट में था, कैपिटलिज्म के अपोजिट में था, जहाँ पर कॉमन ओनरशिप नहीं होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। और प्राइवेट ओनरशिप में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो हमने जियो का एग्जांपल लिया था, जो मैंने डिलीट कर दिया, वो एक प्राइवेट ओनरशिप का उदाहरण है, और जो बीएसएनएल है वो गवर्नमेंट ओनरशिप का उदाहरण है। और इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति कि बीएसएनएल कंपनी मेरी है। ओनरशिप को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि स्वामित्व किसका होता है। तो आप इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझेंगे काफ़ी चीज़ें, और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक रेवोल्यूशन जो 1905 में होता है, जिसमें हम ब्लडी संडे के बारे में पढ़ेंगे, और 9 जनवरी की तारीख उसमें हमें होगी। और उसके बाद 1905 के बाद लगभग 12 ईयर्स के गैप पर 1917 में 2 रेवोल्यूशंस होते हैं। एक फरवरी में, जिसे फरवरी रेवोल्यूशन कहा जाता है, और एक अक्टूबर में, जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जाता है।
और 1905 के बाद जो चेंज आता है वो होता है पार्लियामेंट की स्थापना यानी ड्यूमा। और 1917 के बाद क्या होता है कि जो जार होता है, जो शासन करता है, रूलर होता है, जो निकोलस सेकंड था उस वक्त रूलर, वो अपनी गद्दी को त्याग देता है, छोड़ देता है गद्दी को। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का शासन चल रहा होता है। और इस बीच लेनिन 1905 में भी थोड़ी समय के लिए आता है, उसके बाद वो 1917 में लौटता है, क्योंकि ज़्यादातर उसने समय बाहर ही बिताया था एग्जाइल में। उसकी बात हम बाद में करेंगे क्यों ऐसा था। और प्रोविजनल गवर्नमेंट को एक कू के जरिए, यानी जिसे ब्लडलेस कू कहा जाता है, कोई इसमें खून खराबा नहीं हुआ था, बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको, बोल्शेविक्स का कब्जा हो जाता है, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ पे लेनिन टेक ओवर कर लेता है। और फिर 1922 में जाके सोवियत यूनियन की स्थापना होती है। लेकिन जो सोवियत यूनियन होता है वो जाके धीरे धीरे 1991 में ख़त्म होता है, और अब रशिया के लिए एक देश रह गया है, बाकी सब देश फ्री कर दिए गए हैं जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो इस तरह से एक छोटा सा ओवरव्यू हमने ले लिया है। और जो रेवोल्यूशंस मेन थे, यानी कि 1905 का, उसके बाद 1917 में जो 2 रेवोल्यूशन हुए थे, ये मेन रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। और आइए अब टेक्स्ट में हम एंटर करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, समाज में बदलाव। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप, जो पूरे यूरोप में फैले हुए थे जो आइडियाज़, क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें फ्रीडम की बात थी, इक्वलिटी की बात थी, लिबर्टी की बात थी, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. इसका मतलब ये होगा कि रेवोल्यूशंस की वजह से ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, तो वो संभव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी नज़र आने लगी थी। एज यू हैव रेड, आपने पढ़ा होगा, बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। तो आपने देखा था किस प्रकार से कि 18th सेंचुरी के पहले जो सोसाइटी थी, मतलब जो समाज था, सामाजिक ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो स्टेट्स में डिवाइडेड था एंड डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइडेड था। इट वाज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और जो भी रिसोर्सेज थे उस पर अरिस्टोक्रेसी और चर्च का कब्जा था। तो आपको तीनों स्टेट्स याद आ रहे होंगे अब, किस प्रकार से एक क्लर्जी का था, नोबिलिटी का था, और फिर कॉमन पीपल का था। और जो भी लैंड रिसोर्सेज थे, मतलब जो कि इसे उस वक्त तो जब एग्रीकल्चर ही मेन पेशा हुआ करता था, तो लैंड वाज द मेन इकोनॉमिक रिसोर्स, क्योंकि तब फैक्ट्री कल्चर नहीं था, मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। लोग घरों में सामान बनाते थे और वो मार्केट में जाता था और ट्रेड वगैरह होता था। तो उस समय की सोसाइटी डिफरेंट थी, और रिसोर्सेज पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा जो था वो था इन दो का। और सोशल पावर का मतलब ये हो गया कि सोसाइटी में ये दोनों ग्रुप, ये दोनों सोशल ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे, जबकि इनकी संख्या कम थी। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद सब बदल गया, इसलिए इसे कहा गया ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं रेवोल्यूशन के जरिए। इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस, कि हम इसे बदल सकते हैं। कोई भी पुराना सामाजिक ढांचा हम रेवोल्यूशन में लोग शामिल होते हैं, लोग मिलकर चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास, एक हिम्मत लोगों में आई। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, अब हम यूरोप की बात करते हैं और एशिया की बात करते हैं। न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूरोप के अदर रेवोल्यूशन से न्यू आइडियाज़ निकल के आ रहे थे कि लोगों के अधिकार होने चाहिए, क्योंकि आपने लिबरल्स के बारे में पढ़ा होगा, हमने बताया था आपको कि वो इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड करते थे। और किसे सोशल पावर किसके हाथ में है, किसे सामाजिक शक्ति हम कह सकते हैं। निश्चित है कि हम जो लगभग 90% से भी ज़्यादा जो आम जनता है, सोशल पावर तो उसके हाथ में होनी चाहिए। जबकि कौन रूल करते थे, ये छोटे से लोग, कम से लोग, जिनकी संख्या कम थी। तो इस पर विचार विमर्श होने लगा, लोग डिस्कशन करते थे क्या सही है क्या गलत है। इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ज़्यादा मैं डिटेल नहीं दूंगा, आप खुद ही पढ़िए राजा राम मोहन राय कौन थे और डेरोजियो कौन थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे, खासकर राजा राम मोहन राय ने बहुत कुछ कहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो चीज़ें निकल के आई हैं, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में भी इससे नेशनलिज्म में मदद मिल सकती है। मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंज यूरोप में आया, इस पर भी डिस्कशन होता था। डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज़, अच्छा ये मैं यहाँ मैंने जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता, कि एशिया में उस वक्त जब यहाँ पे रेवोल्यूशंस हो रहे थे तो एशिया में कॉलोनीज़ थी, जैसे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का। तो वहाँ पर रेवोल्यूशन क्या होंगे, वहाँ पर तो जो कॉलोनियल पावर है, मतलब इंपीरियल पावर इसने गुलाम बनाया, उसके खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट हो सकता था। तो कॉलोनीज़ में भी सब बातें होती थी। राजा राम मोहन राय तो इंडिया से रिलेटेड थे, यानी कि कॉलोनी से रिलेटेड थे। और इंटर्न
यानी कि कॉलोनीज़ में जब इन सब डेवलपमेंट का मतलब ये सब कुछ भी रेवोल्यूशन की जब बातें वो सुनते थे तो उसका असर ये होता था कि उनके आइडियाज़ पे भी इनका असर पड़ा कि हम सोसाइटल चेंज लेके आ सकते हैं। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउ एवर वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। देखिए हर तरह के लोग होते हैं, तो यूरोप में भी उसी तरह से सब लोग नहीं चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि सोसाइटी में कोई बदलाव आए। कुछ लोग थे ऐसे जो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव किस्म के थे, जो चेंज नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर नेसेसरी। तो जो भी न्यू आइडियाज़ निकल के आ रहे थे तो उसका जो डिस्कशन होने के बाद जो रिजल्ट निकलता था उसका ये था कि वेरी करते थे, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस निकल के आते थे। कुछ लोग का तो ये था कि कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन वो धीरे धीरे होने चाहिए चेंजेस। तो दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सोसाइटी को बदल देना चाहते थे, मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना चाहते थे, उसकी बनावट चेंज कर देना चाहते थे। वो रेडिकली यानी कि तेज़ी से चेंज करना चाहते थे, और ये लोग बहुत ज़्यादा राइट्स की भी डिमांड करते थे, या कहा जाए कि लोगों की पावर को साथ लेके चलने के बाद रेडिकल पीपल करते थे। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स किन्हें कहते हैं हम आगे चल के देखेंगे। अदर्स वर लिबरल्स, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन, इनका मतलब क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम। तो अलग अलग टाइम में इनके क्या क्या मीनिंग्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर में जो भी दिया गया है उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब जो अलग अलग ओपिनियन के जो धड़े थे, डिफरेंट ओपिनियंस के जो ग्रुप थे आप ये कह सकते हैं। तो डिफरेंट विचारधाराएं जो थी पॉलिटिक्स में, ये सोशलिज्म जो है ना ये इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एक्सपेक्ट को साथ लेके चलती है, और इससे जो सोसाइटी में चेंज आएगा वो इनका रिजल्ट होगा इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर। तो ये जो विचारधाराएं थी कैसे अलग होती थी, कैसे आपस में जुड़ती भी थी। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समय पे इनके अर्थ बदलते रहते हैं, तो ये चीज़ें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी मीन्स की 1800 से 1 से लेके 1899 और उसके बाद 1900 लगने तक के बीच का जो समय है वो आएगा। तो वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के समय में जो भी पॉलिटिकल यानी एक्टिविटीज़ थी उनको हमको स्टडी करना है, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, किस प्रकार से वो बदलाव लेके आई। क्योंकि जो रशियन रेवोल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, और लगभग और दुनिया के कई देशों में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सरकारें बन गई थी, जिसमें से चाइना का हम उदाहरण ले सकते हैं कि आज भी वो एक सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। उसके बाद फिर हम एक हिस्टोरिकल इवेंट पे फोकस करेंगे जिसने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया था, वो भी रेडिकली, थ्रू द रेवोल्यूशन इन द रशिया, और उसमें हम रशिया में रेवोल्यूशन को स्टडी करेंगे। सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू सेव सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। वो घटना क्या है, वो घटना है मैंने जो यहाँ पे वन इवेंट की बात हम कर रहे थे कि वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे, वो ये है कि रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद सोशलिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और पावरफुल आइडिया बन के उभरा, जिसने 20th सेंचुरी में सोसाइटी को, उसके स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया। यानी कहने का मतलब ये है, यानी किसी भी एक्टिविटी के ऊपर जब डिस्कशन होता है तो डिफरेंट ओपिनियंस निकल के आते हैं। उसमें से कंजर्वेटिव्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, और रेवोल्यूशन से सोसाइटी बदलती है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। और उसी कैटेगरी में हम रशियन रेवोल्यूशन को रखेंगे, जिसने 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया को प्रभावित किया था, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। और इससे जो सोशलिज्म निकल के आता है, तो सोशलिज्म एक नई विचारधारा थी उस वक्त, और जस्ट अपोजिट कॉन्फ्लिक्ट करती थी कैपिटलिज्म से। तो इसलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है सोशलिस्ट थ्योरी, एक कम्युनिस्ट थ्योरी आप कह सकते हो सोशलिज्म। तो आगे बढ़ते हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो सबसे पहले हम लिबरल्स को लेते हैं कि सोसाइटी में जैसे सोसाइटी है ये, अब इस सोसाइटी में जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था कि भी क्लर्जी और जो नोबिलिटी थी वो डोमिनेट करती थी, जो कॉमन पीपल थे वो 90% से भी ज़्यादा थे, और उनके द्वारा जो टैक्स पे होता था, जो टैक्स से सब कुछ लोग ऐश करते थे या शान शौकत के साथ रहते थे, और कम संख्या थी इनकी, उसके बावजूद भी डोमिनेंट थे, प्रभावी थे, मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, और हायर प्रेस्टीज भी गेन करते थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी, रिपब्लिक भी इस्टेब्लिश हुए, सरकारें चुनी गई, कितना बड़ा चेंज था, अ बिग चेंज। तो उसी प्रकार से
सोशलिज्म भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी थी उस वक्त, और आज भी अपने को बहुत से लोग सोशलिज्म को मानने वाला कह सकते हैं। और हमारे यहाँ समाजवादी पार्टियाँ भी हैं काफ़ी जो सोशलिज्म और वर्ड को यूज़ करती हैं अपने साथ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। तो वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी विद द लिबरल, तो सोसाइटी में जो चेंज लाने के जो इच्छुक थे उनमें से कुछ लिबरल्स भी थे। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। तो अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ना कुछ बताऊँ, उससे अच्छा है कि मैं यही पढ़ देता हूँ कि बुक क्या बताती है आपको। तो लिबरल्स की पहचान करनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें हर धर्म का सम्मान हो। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि उस समय की बात हो रही, क्योंकि चेंज तब लेके आओगे ना जो पहले से कोई चीज़ है उसमें चेंज लेके आओगे, कोई नयापन लेके आओगे। तो जब रिलीजन्स की फ्रीडम की बात करते थे तो उस समय बात करते थे जब डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था विभिन्न धर्मों के बीच में, और किसी एक रिलीजन को फेवर किया जाता था। जैसे कि हम ब्रिटेन को लें कि ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर किया जाता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन में वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। देखिए चर्च की भी दो धाराएं, अब अगर यही है बढ़ जाता है चैप्टर, वीडियोज़ लेंदी हो जाते हैं। प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, जैसे ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स ये भी चाहते थे, देखिए अब आप पॉइंट्स खुद बनाइए कि रिलीजन का पॉइंट खत्म हुआ, वो ये भी चाहते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, मतलब वंशवादी रूलर हैं, राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस तरह से जो शासन व्यवस्था चलती है, तो इसका वो विरोध करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, बल्कि वो चाहते थे कि जो भी सरकार बने वो चुनी हुई सरकार बने और जनता के अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार उसे छीने नहीं जाने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वो कहते थे कि सरकार रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, यानी कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे आज हमारे यहाँ देश में है। यानी पार्लियामेंट यानी संस्था जो लोगों के द्वारा चुनकर भेजे गए हुए लीडर से बनती है। ये जस्ट अपोजिट है मोनार्की के, तो मोनार्की को अपोज करते थे ये लोग। सब्जेक्ट टू लॉज, और कानून के अधीन होने चाहिए सब लोग, लॉज होने चाहिए, नहीं कि राजा ने जो कह दिया वही कानून बन जाए। इंटरप्रेटेड बाई ए वेल ट्रेंड जुडिशरी, और लॉ क्या है, सही है गलत है, जो भी कानून जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए बनेगा उसके लिए जुडिशरी होनी चाहिए, वो तय करेगी कि लॉ सही है कि नहीं है। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिसर्स, और जो जुडिशरी होनी चाहिए, जो न्यायपालिका होनी चाहिए, उस पर रूलर्स और जो उनके कर्मचारी हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और आज हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है भी, हमारे यहाँ जुडिशरी पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन अब आप कहेंगे सर ये लोग तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो लोग लोकतांत्रिकवादी होंगे, डेमोक्रेसी को फेवर करते होंगे, बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वाई वी कैनॉट कॉल देम डेमोक्रेट्स, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं करते थे, यानी कि वो महिलाओं और पुरुष को बराबर से वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहते थे। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यही मतलब होता है। जैसे हमारे यहाँ 18 साल की एज है, 18 साल की एज अटेंड करने के बाद या उसके बाद आपको वोट देने का अधिकार खुद ही मिल जाता है, चाहे आप मैन हो चाहे वीमेन हो, आपको ये खुद ही अधिकार मिल जाते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, अमीरी गरीबी जात पात धर्म का। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। अच्छा, क्यों वो डेमोक्रेट नहीं थे? क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे, बल्कि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वोट देने का अधिकार हो, क्योंकि अगर सरकार चुनी जानी है तो किसी को तो चुनना पड़ेगा, तो वो वोट देना चाहिए, उसको वोट का अधिकार होना चाहिए। कि ये जो लिबरल्स थे वो ये मानते थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन, महिलाओं का अधिकार को सम्मान नहीं करते थे, वीमेन को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए लिबरल्स की पहचान। आप बहुत आसानी से पॉइंट्स बना सकते हैं। ये सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच, अब हम पढ़ते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स कौन से लोग थे? वांटेड अ नेशन, वो भी एक राष्ट्र की चाहते थे। देखिए राष्ट्र वो भी चाहते थे, उनका राष्ट्र कैसा होगा, इनका राष्ट्र कैसा होगा। इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। ये चाहते थे कि जो भी सरकार बने वो सरकार जो जनसंख्या है उसमें से ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेट करने से बने, मतलब वो वोटिंग राइट्स ज़्यादा डिमांड करते थे। मैनी सपोर्टेड वीमेंस सफ्रेजिट मूवमेंट। देखिए सफ्रेजिट उसे कहते हैं, कोई महिला जो महिलाओं के अधिकारों की बात करे, वोटिंग राइट्स की बात करे, तो
जो महिलाओं के मूवमेंट्स थे, जो महिलाओं के वोटिंग राइट्स की डिमांड करते थे, उसको रेडिकल सपोर्ट करते थे, लिबरल सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि लिबरल्स वीमेन के वोटिंग राइट्स के हक में नहीं थे। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। इसके अलावा लिबरल्स और रेडिकल्स में एक और डिफरेंस था, वो ये था कि रेडिकल्स अपोज करते थे जो विशेषाधिकार हैं, मतलब आम लोगों से हटकर कुछ ज़्यादा अधिकार, कुछ ज़्यादा राइट्स जो मिल जाते हैं, उन्हें प्रिविलेजेस कहते हैं। तो जो ग्रेट लैंड ओनर्स थे और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे, तो उनके कुछ अधिकार अलग होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। लिबरल्स कहते थे ऐसा होना चाहिए, रेडिकल्स कहते थे नो, सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ तो नहीं थे, क्योंकि लिबरल पीपल चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी लोगों को संपत्ति कमाने का, बनाने का हक होना चाहिए। तो रेडिकल्स कहते थे हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, प्रॉपर्टी का किसी एक या कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा होना भी ठीक नहीं है। समाज में कम से कम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। तो ये तो बहुत कुछ अच्छी बातें हमने देखी रेडिकल्स की, और ये तब संभव हो सकता है जब हम ड्रामेटिक चेंज लाने की कोशिश करें, बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करें। तो ये दो व्यू हमने पढ़ लिए, या इंग्लिश में कह सकते हैं कि टू स्ट्रैंड्स ऑफ व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। कंजर्वेटिव्स फॉर अपोज। अब हम कंजर्वेटिव्स को पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिव्स फॉर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब ये भाई रेडिकल्स के भी खिलाफ थे, लिबरल्स के भी खिलाफ थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। अब हमने पढ़ा था ना कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बदलते रहते हैं। तो हम कंजर्वेटिव्स को जनरली ये कहते हैं कि जो कंजर्व करके रखना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को बचा के रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनमें कोई बदलाव आए। तो सिस्टम वैसा का वैसे ही रहे, जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसको फेवर करने वाले लोग, नो चेंज, उन्हें हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स भी ये मानने लगे थे कि भाई कुछ चेंज तो होना ही चाहिए। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, क्योंकि 18th सेंचुरी की शुरुआत में 1789 में फ्रेंच क्रांति हुई थी, और ये आता है आपका 18th सेंचुरी में, और 1776 में ही अमेरिकन वॉर ऑफ रेवोल्यूशन भी हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ था, जिसे अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आप कह सकते हो। तो ये सब 18th सेंचुरी की घटनाएं थी। ये तो रिपब्लिक बन गया था, हालांकि ये रिपब्लिक भी बनता रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी स्टैब्लिश होती रही यहाँ पे फ्रांस में। However, even conservatives had opened their minds to need for change. Earlier in the 19th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. तो 18th सेंचुरी में जनरली वो चेंज के पक्ष में नहीं थे। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते उन्हें लगने लगा हाँ कुछ चेंज तो चाहिए, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन उनका ये कहना था कि भाई देखिए कंजर्वेटिव्स तो है ही हैं, तो उन्होंने कहा देखिए पास्ट में जो चीज़ें हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको भी रिस्पेक्ट करो और चेंज लेके आओ। लेकिन वो चेंज कैसे होना चाहिए, वो धीमे धीमे स्लो प्रोसेस से होना चाहिए, जिससे कि पता भी ना चले कब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो वो इसके पक्षधर थे। सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। मतलब संकट का समय होता है, जो प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है, तो वो जो डिफरेंट आइडियाज़ अभी हमने पढ़े 3 डिफरेंट आइडियाज़, तो ये सब आपस में टकरा जाते थे आइडियाज़। तो खासकर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात करें तो उस समय इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता था। अब आप क्लास 10 में जाएंगे तो आप कुछ आगे पढ़ेंगे कि फ्रांस में फिर आगे आगे क्या हुआ, तो वहाँ पर आप 1830 का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, 1848 का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, और तब आप देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस में और भी रेवोल्यूशंस होते हैं, और उसी में आप ट्रीटी ऑफ वियना भी पढ़ेंगे और देखें किस प्रकार से कंजर्वेटिव ऑर्डर एक इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये टर्मोइल की बात तब आपको समझ में आएगी। द वेरियस अटैम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन के जो डिफरेंट अटैम्प्ट्स होते थे, कोशिशें होती थी, एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, राष्ट्र को बदलने की जो कोशिश होती थी 19th सेंचुरी में। मतलब हम 18th सेंचुरी की बात नहीं करें, 19th सेंचुरी की। ये जो रेवोल्यूशंस थे वो 19th सेंचुरी के थे फ्रांस में। हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ द पॉलिटिकल टेंडेंसीज। तो देखिए लिमिट्स का मतलब होता है सीमाएँ। क्यों? क्योंकि एक लिमिट के बाद वो रेवोल्यूशंस, अगर वो मूवमेंट्स वर्क नहीं करते हैं या जो उनमें कमियां रहती हैं, उनकी लिमिट्स कहलाएंगी। और पोटेंशियल, जो कि रेवोल्यूशन से चेंज आता है, मूवमेंट से चेंज आता है, तो उसका पोटेंशियल हो गया। जैसे हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, उसके बाद भारत छोड़कर चले गए अंग्रेज। तो मूवमेंट्स की लिमिट्स भी थी जो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, लेकिन इन मूवमेंट्स में पोटेंशियल भी था जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। तो इनकी लिमिट्स और पोटेंशियल क्या है ये हमें पता चलता था जब रेवोल्यूशंस होते थे। इनकी पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ क्या है, लोगों की सोच कैसे है, कैसे लोग सपोर्ट करते हैं, ये पता चलता था।
इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे औद्योगिक क्रांति करते हैं, आपने पिछले क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा कि लगभग ये 18th सेंचुरी का एक बहुत ही बड़ा सोसाइटी में चेंज लाने वाला एक ट्रेंड था, या हम कह सकते हैं कि लगभग 1760 के आसपास शुरुआत हुआ और फिर मशीनरी का यूज़ करके प्रोडक्शन करना, यही इसकी पहचान थी। मतलब प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, और फास्ट प्रोडक्शन होने लगा शुरू में, और फैक्ट्री कल्चर शुरू हो गया। जो घरों में सामान बनता था, यानी जो वर्कशॉप थी वो घरों में हुआ करती थी, वो फैक्ट्री में एक छत के नीचे काम शुरू होना शुरू हो गया, और इससे कैपिटलिज्म को और बढ़ावा मिला और एक नई क्लास निकल के आती जिसे हम वर्किंग क्लास कहते हैं, यानी जो वेज अर्नर्स थे। नहीं तो पहले कौन सी क्लास थी? पीजेंट्री मेन क्लास थी। पीजेंट्री अभी भी मेन क्लास थी, लेकिन एक वर्किंग क्लास इस फैक्ट्री कल्चर के जरिए निकल कर आई। तो वही कुछ चेंजेस की बात यहाँ पर है। दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ न्यू टाइम। तो जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स निकल के आ रहे थे, पॉलिटिक्स में नई नई विचारधाराएँ निकल के आ रही थी, और जो जिसमें हम सोशलिज्म की बात कर ही रहे हैं, तो ये नए समय का आगाज़, मतलब न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ नए सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, ये देखने को मिल सकता है, ऐसा लोगों को मानना था। इट वॉज अ टाइम फॉर प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब डीप, ग्रेव, गंभीर। इट वॉज अ टाइम फॉर प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। तो अब ये समय ऐसा था क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से, मतलब एक नया डेवलपमेंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इस नए डेवलपमेंट से फिर ये सोचा जाने लगा कि अब कुछ फिर सोसाइटी में चेंज आना ही आना है, क्योंकि इफेक्ट तो होना ही होना है। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप। अब देखिए क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या है कि नए शहर बस रहे थे, न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट रीजन्स, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहे थे, रेलवे भी एक्सपेंड कर रही थी क्योंकि रेलवे का भी विकास हो रहा था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो मैंने आपको बता ही दिया। जब नई नई चीज़ें होंगी तो सोसाइटी पर असर नहीं पड़ेगा क्या? तो न्यू हैपनिंग्स हैव देयर ओन रिपरकशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट ये हुआ कि आदमी हो या औरतें हों, औरतें भी काफ़ी ज़्यादा काम करती थी, लगभग 30% से भी ज़्यादा तो लगभग फोर्स औरतों का ही रहता था फैक्ट्रीज़ में, और बच्चे भी काम करते थे। आज आपसे कहा जाए कि क्या इंडियन सोसाइटी में जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या ऐसा है, तो आप कहेंगे भाई चिल्ड्रन तो वहाँ पे काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है, अब जो सोसाइटी का ट्रेंड चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये है कि हमें बाल श्रम नहीं लेना चाहिए। तो सोसाइटी में चेंजेस समय के साथ साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ साथ आते रहते हैं। वर्किंग आवर्स, जो उनके काम करने के घंटे थे बहुत लंबे घंटे होते थे, और जो उनको वेजेस यानी जो मजदूरी मिलती थी बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। देखिए इससे आप पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप क्लास में पढ़ते होंगे तो आपकी कॉपी जरूर मेंटेन कराई गई होगी। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड, खासकर जब डिमांड की कमी होती थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो उनकी बेरोजगारी बढ़ जाती थी, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगा, जब उसको खरीदने वाले लोग नहीं होंगे, उनकी डिमांड नहीं होगी, तो प्रोडक्शन होगा नहीं। जब प्रोडक्शन होगा नहीं तो आदमी क्यों लगा के रखे जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। हाउसिंग एंड सैनिटेशन, अब शहरों में जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहे हैं तो सबके पास घर तो होगा नहीं, तो इसकी वजह से क्राउडिंग होनी शुरू हो गई। सैनिटेशन यानी जो आदमी की जो पर्सनल हाइजीन होती है, रख रखाव, पानी का निकास, साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम बन के उभर के आ रही थी, क्योंकि टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, क्योंकि शहरों का, कस्बों का विकास हो रहा था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इशूज़। तो जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो सोचते थे इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हल निकल सकता है, कैसे हम इन सब की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले नहीं थी। पीजेंट्री थी, वो खेतों में काम करती थी और लोग अपना जीवन किसी तरह व्यतीत करते थे। देखिए यहाँ सफ्रेजेट मूवमेंट के बारे में लिखा है, अ मूवमेंट टू गिव वीमेन द राइट टू वोट, और सफ्रेजिस्ट उसे हम कहेंगे जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करता है। एक इमेज देखिए आप, ये बदहाल और खस्ता हाल जब हालात थे इंग्लैंड के। आज इंग्लैंड एक विकसित देश है, लेकिन एक समय ऐसा नहीं था। देखिए द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाई ए कंटेम्प्रेरी, मतलब उस समय का जो व्यक्ति होगा वो कंटेम्प्रेरी कहलाएगा। तो ये हेनरी मैहो की है, लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर, तो 1861 में बनाई गई थी ये। 1861 के एक इंसिडेंट में बता देता हूँ कि 1861 में ही कि रशिया में, मतलब कि जो हम आगे पढ़ेंगे, हो सकता दिया हो ना दिया गया हो, जो सर्फडम था उसे ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि जो किसान जिनकी खुद की ज़मीन नहीं थी और वो लैंड ओनर्स की ज़मीन पर एक बंधुआ मजदूर की तरह काम किया करते थे, जिसे हम कृषक दास कहते हैं, तो उसे ख़त्म कर दिया गया था 1861 में। और यहाँ पे इंग्लैंड की हालात आपको देखने को मिल रहे हैं। ओवर क्राउडिंग की वजह से हालात थे, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हालात थे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए
इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उसके जो मालिक थे वो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे, वो पैसा लगाते थे, फैक्ट्री उनकी थी, यानी मालिकाना व्यक्ति के हाथ में था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स। अच्छा, जो लिबरल्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, आखिर जो मिडिल क्लास होती है ना, मतलब कि जो कम से कम पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े संपन्न भी होते हैं, गरीब नहीं होते हैं, तो वही मूवमेंट को लीड करते हैं। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है जो सोचता है, कुछ आइडियाज़ लोगों के बीच में पहुंचाता है, तो वो है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो लिबरल्स और रेडिकल्स वो खुद भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे, मतलब संपत्ति थी उनके पास, और एम्प्लॉयर्स भी थे, मतलब वो मजदूरों को लगाते थे, काम कराते थे उनसे। हैविंग मेड देयर वेल्थ, तो अपनी संपत्ति इकट्ठा करने के बाद थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, तो व्यापार के जरिए भी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, लोग व्यापार के जरिए पैसा इकट्ठा करते थे। और इंडस्ट्रियल वेंचर्स का मतलब, वेंचर माने जोखिम मोल लेना, कि हाँ हमें फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उसमें अपने हाथ आजमाने के बाद दे फेल्ट दैट, उन्हें ऐसा महसूस हुआ दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड, कि फैक्ट्री लगाओ, पैसा कमाओ, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप तो कह रहे होंगे कि भाई फिर लिबरल्स और ये रेडिकल्स किस काम के रह गए जब वो खुद ही प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट ओनरशिप को। दैट इट्स बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी, उनका ये कहना था कि फ़ायदे हमें इस प्रोसेस से, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेट ओनरशिप से तब हमें मिलेगा इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन्स, क्योंकि जो वर्क फोर्स है, मतलब जो लेबर फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो हेल्दी हों, स्वस्थ हों, एंड सिटीजन्स फॉर एजुकेटेड, और शिक्षित भी हों, ये तो अच्छी बात है। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाई बर्थ, और जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार थे, ये हम पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, जिन्हें हम जन्म से मिल जाता था। जैसे अभी देखिए हिंदू सोसाइटी में क्या है कि जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है तो उस परिवार, जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, किसी यादव परिवार में जन्म लिया, तो वो कहते हैं कि उसी जात का है, तो बाई बर्थ प्रिविलेज नहीं होने चाहिए। सब अपनी मेहनत से, अपनी मेरिट के आधार पर अपना नाम कमाएं और हक हासिल करें। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, जो रेडिकल्स थे और लिबरल्स थे वो इंडिविजुअल एफर्ट में विश्वास करते थे कि हर व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़े, लेबर एंटरप्राइज, अपने श्रम से आगे बढ़े, अपने उद्योग से आगे बढ़े। तो एक प्रकार से हम देखा जाए तो इंडिविजुअल राइट्स के समर्थक थे ये लोग। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर इंश्योर्ड, अगर लोगों को फ्रीडम दे दी जाए, यानी खुलेपन के साथ वो जीवन जिए। इफ़ द पुअर कुड लेबर, और जिनके पास संपत्ति है, यानी कैपिटल है, वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट के साथ आगे बढ़ें, मतलब कुछ कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ें। अब कंट्रोल करने का मतलब आप ये अर्थ लगा सकते हैं कि टोटली वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस ना करें, लोगों की हेल्थ, सैनिटेशन, उनके वेजेस पे भी सैनिटेशन पर ध्यान दें, और कुछ प्रॉफिट शेयर करें उनसे भी। तो अगर वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, दे बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप, तो सोसाइटी ज़रूर डेवलप होगी। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका फेवर करना, प्राइवेट ओनरशिप का फेवर करना, लेकिन अगर उसे हम ढंग से आगे लेके चलें तो सोसाइटी डेवलप करेगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड, देखिए लोग इकट्ठा होते हैं ना किसी आइडिया के प्रति, किसी इशू के प्रति, तो हम ये कहते हैं कि लोग रैली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल रैलीज़ का भी मतलब यही होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं जाके, तो कहते हैं कि भाई रैली हो रही है। चेंजेज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स। अब आप सोचिए कि कंजर्वेटिव से ज़्यादा लोग लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे। अगर उनके कोई ग्रुप्स हैं तो उसको मेंबर बन जाएंगे, अगर कोई मूवमेंट चलाते हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे, अगर रेवोल्यूशन अगर ये लोग लेके आके जाते हैं तो लोग वहाँ भी सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कॉमन पीपल थे। एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, तो लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स और उनकी जो पार्टीज़ थी, उनके जो दल थे, उनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आम लोग करते थे। आम लोग का मतलब यहाँ पे पीजेंट्स हो गए, ध्यान रखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि आम लोग में यहाँ पे पीजेंट्स हो गए और वर्कर्स हो गए, जिन्हें हम लेबर फोर्स कह सकते हैं। और कभी कभी जो आर्मी हुआ करती थी उनके लोग भी इनका सपोर्ट करते थे, क्योंकि इन्हीं के परिवार से तो वो लोग वहाँ जाते थे, सर्विस पाते थे। क्योंकि आगे चल के हम सोवियत वर्ल्ड पढ़ेंगे तो वहाँ फिर मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आज यहीं पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे 3 का जिक्र किया है। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल, देखिए नेशनलिस्ट तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है ही नहीं, राष्ट्र को समर्पित लोग वही होते हैं नेशनलिस्ट। नेशन से रिलेटेड किसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं वो होते हैं नेशनलिस्ट। लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815। तो भाई देखिए ये तो आप पढ़ोगे क्लास 10 में भाई, तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस मैं इतना बताऊँगा कि नेपोलियन के हारने के बाद 1815 उसकी हार हुई थी,
तो उसके बाद 1815 में एक संधि होती है जिसे ट्रीटी ऑफ वियन्ना कहा जाता है। उसके बाद नेपोलियन के जीते हुए क्षेत्रों को उसे छीन लिया जाता है और मोनार्की जगह जगह बैठा दी जाती हैं जो कि पहले भी थी। एक कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है और उस ऑर्डर के खिलाफ रेवोल्यूशनरी इकट्ठा होना शुरू होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं, रिपब्लिक की डिमांड करते हैं और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो रेवोल्यूशन का सहारा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स तो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे और जो नेशनलिस्ट थे वो राष्ट्र को भी चेंज करना चाहते थे, नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इसलिए 1815 में जो भी ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया यूरोप में उसका विरोध करते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे रेवोल्यूशन के जरिए। इन फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज, वहाँ पे क्रांतियाँ देखने को मिली। एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, और उस समय जो शासन व्यवस्था थी, जो राजा शासन करते थे, उस मोनार्की को उखाड़ फेंकने की कोशिशें हुई। ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, खासकर फ्रांस को लेके, इटली को लेके, जर्मनी को लेके, रशिया को तो हम यहीं पढ़ेंगे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ द रेवोल्यूशंस, जो राष्ट्रवादी थे वो क्रांति की बात करते थे। दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स, और वो चाहते थे कि ऐसा राष्ट्र हमें बनाना है जहाँ पे सब नागरिकों को बराबर के हक हासिल होंगे, जैसे कि इंडिया में है। आफ्टर 1815, 1815 के बाद जिसपे मेज़नी, एन इटालियन नेशनलिस्ट, इसको भी आप पढ़ेंगे क्लास 10 में। वो इटली का रहने वाला था और इटली को रिपब्लिक बनाना चाहता था। कॉन्स्पायर्ड मतलब रेवोल्यूशन के लिए षड्यंत्र करना। रेवोल्यूशनरी तो अपनी गुप्त एक्टिविटी चलाते थे ना। विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, इटली में उन्होंने कोशिश की कि रिपब्लिक स्टैब्लिश किया जाए जहाँ सबको बराबर के हक मिले। नेशनलिस्ट एल्सवेयर, और जो जगह जगह और जगहों पे जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, जैसे इंडिया की भी हम बात करें, वो भी इन लोगों की, राष्ट्रवादियों की, जैसे पे मजनी का यहाँ जिक्र किया गया, उनकी राइटिंग को, उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते थे और इंस्पायर होते थे। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसने प्रभावित किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो निकल के आए फ्रीडम है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, इनसे प्रभावित हुआ पूरा विश्व। यूरोप तो प्रभावित हुआ ही था। इंडिया में भी ऐसा लगने लगा कि वास्तव में नेशन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि फ्रांस में लोगों को राइट्स प्रदान किए गए थे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी लोगों को राइट्स प्रदान किए गए थे, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म का आना। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ द हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर वाज सोशलिज्म। वास्तव में समाज को किस तरह बदल देना चाहिए, किस तरह का समाज होना चाहिए, इस पर जो आइडियाज़ उभर कर आ रहे थे। यानी अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, आम लोगों को यानी कॉमन पीपल को ध्यान में रखते हुए, तो इससे रिलेटेड जो फार रीचिंग विजन था, मतलब कि दूर तक सोच रखने वाला, उसे हम फार रीचिंग विजन कहेंगे कि आगे चल के इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। या आप ये कह सकते हो कि लोगों को प्रभावित करने वाली जो थ्योरी थी वो थी सोशलिज्म। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, मिड 19th सेंचुरी का मतलब ये हो गया कि 1850, उसके आगे पीछे, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़। तब तक सोशलिज्म लोगों के बीच में फैल चुका था एंड लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा होती थी सोशलिज्म को लेकर कि भाई समाजवाद 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 अच्छी चीज़, इस्टेब्लिश होना चाहिए। आम लोगों की बात करता है समाजवाद। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, सोशलिस्ट, अब देखिए हम रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स और नेशनलिस्ट और लिबरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सोशलिज्म में विश्वास रखने वाले लोग हो गए सोशलिस्ट, और सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने वाले हो जाएंगे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। तो वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते थे एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। उनका कहना था कि समाज में जो भी बुराइयां हैं उनकी सबसे बड़ी जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स की होती है, व्यक्तियों की होती है, जिन्हें हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म जो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप में विश्वास करते हैं वो हो गए कैपिटलिज्म में विश्वास करने वाले लोग। तो ये सबसे बड़ी जड़ है, जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि कैपिटलिज्म का विरोधी था सोशलिज्म, दोनों अपोजिट एक दूसरे के। वाई, क्यों? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव। अच्छा, ऐसा क्यों था? क्योंकि जो कोई व्यक्ति है अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो उससे फ़ायदा ये मिलता था कि वो एम्प्लॉयमेंट तो देता था, लेकिन जो प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति थे वो सिर्फ पर्सनल गेन की बात सोचते थे, ना कि वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, बल्कि उनके वेलफेयर के बारे में ही सोचते थे जो उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। मतलब कि आपके पास 100 रुपया है, वो 100 रुपया तो बेकार पड़ा है, आपने कहीं लगा दिया, उससे अगर आपको 4 रुपया कमाई हो गई तो अब आपके पास 104 रुपया हो गया। तो 4 रुपया आपको कैसे मिला,
उस फोर्स को हम प्रोडक्टिव फोर्स कहेंगे। तो उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते थे और लेबर फोर्स से, वर्कर्स के जरिए उनकी जो कमाई होती थी प्रोडक्शन के जरिए, उनका ख्याल नहीं रखते। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन मतलब बल्कि, इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स, अगर सिंगल इंडिविजुअल्स की बजाय, जैसे मैंने बताया कि 50 व्यक्ति हैं किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर 50 में से कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, वो फैक्ट्री ओनर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उसकी बजाय अगर पूरे का पूरा समाज ओनर बने, इस तरह से इंडिविजुअल ओनर्स ना हो, प्रॉपर्टी को कंट्रोल करें, तो क्या होगा, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो क्या होगा, पूरे समाज का हित देखा जाएगा, उस पर अटेंशन दिया जाएगा। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज, सोशलिस्ट चाहते थे कि ये चेंज होना चाहिए और उसके लिए फिर उन्होंने आंदोलन चलाए। देखिए, इसको आप अच्छे तरह से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 50 लोग हैं और इन तीनों फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को 50 लोग मिलकर करेंगे, तो निश्चित है कि सब शेयर करेंगे इस प्रोडक्शन को और फिर सबको इसका फ़ायदा होगा। ऑल 50 पीपल विल बी अफेक्टेड, चाहे वो अच्छा परिणाम हो, गुड या बैड परिणाम हो। यही है कॉमन ओनरशिप। ऐसा ही चेंज चाहते थे सोसाइटी वाले। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि भाई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो सोसाइटी कैसे ऑपरेट होगी, क्योंकि भाई माना जाता है कि एक प्रॉपर्टी पर्सन होता है वो अरबों का मालिक हो सकता है, लेकिन कम से कम वो देश में कंट्रीब्यूट भी करता है। एक चेन होती है फैक्ट्री की जिसे वो चलाता है, जिसे प्रोडक्शन होता है और मार्केट स्ट्रांग होती है, निर्यात होता है, आयात होता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही है, तो प्रॉपर्टी तो चाहिए ही। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, तो सोशलिस्ट सोसाइटी का क्या बेसिस होगा, क्या आधार होगा अगर हम प्रॉपर्टी का विरोध करेंगे। यानी सोशलिज्म को मानने वाले लोग अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करेंगे तो सोसाइटी कैसे चलेगी। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो अब देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया गया है कि जो विजन था फ्यूचर का वो कैसा होना चाहिए, तो उस पर डिफरेंट विचार आपको पढ़ने हैं। जैसे कोऑपरेटिव्स, कुछ लोग कहते थे कि भाई जो सोसाइटी होती है वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए, तो रॉबर्ट ओवेन का नाम आया है, यहाँ पे डेट दी गई है। एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, मतलब इनके पास फैक्ट्री थी। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, सॉट का मतलब आप समझ लीजिए वांटेड टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। वो चाहते थे कि मैं एक समाज को, पूरे समाज को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बना दूं। यानी कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारिता। जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर इकट्ठा पैसा लगाते हैं और उससे जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी इनकम होती है, उस सब में उनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार बढ़ जाती है। अगर मैं कहूँ तो आपको अमूल जो है वो बहुत बड़ा कोऑपरेटिव नेटवर्क है इंडिया में, और इसलिए अमूल का कोई एक मालिक नहीं है। अमूल को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, हजारों की तादाद में, वो सब अमूल के मालिक हैं। ये बात रॉबर्ट ओवेन ने कही और उसका उन्होंने नाम रखा कि न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में जो जगह है। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव, क्योंकि सोशलिज्म सिर्फ ये मत सोचिए कि चाइना में या रशिया की बात थी, सोशलिस्ट विचारधारा को मानने वाले और देशों में भी थे। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल। अब कुछ सोशलिस्ट का ये मानना था कि भाई कोऑपरेटिव हर जगह तो हम इस्टेब्लिश कर नहीं सकते बड़े पैमाने पे, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, यानी व्यक्तियों की शुरुआत करने से तो भाई कोऑपरेटिव बनेगा नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव के लिए कम से कम किसी व्यक्ति को तो आना पड़ेगा, फिर उसके साथ और लोग आएंगे, कोऑपरेटिव शुरुआत होगी। तो इनकी विचारधारा से भी सहमत नहीं थे लोग। दे डिमांडेड द गवर्नमेंट्स इनकरेज कोऑपरेटिव, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए वो कोऑपरेटिव को इनकरेज करे, वो कोऑपरेटिव को इस्टेब्लिश करे। इन फ्रांस का उदाहरण लेते हैं हम कि वहाँ पे लुइस ब्लैंक 1882 की बात है, वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स, वो चाहते थे कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट बढ़ावा दे, एंड रिप्लेस्ड कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। तो जहाँ पर कोई एक व्यक्ति एक फैक्ट्री का मालिक है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जगह कोऑपरेटिव बनाई जाए, मतलब कई लोग मिलकर फैक्ट्री स्टैब्लिश करें और प्रोडक्शन करें और सब लोग उसके प्रॉफिट को शेयर करें। दीज कॉर्पोरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स। तो कॉर्पोरेटिव्स क्या होती, वो लोगों का समूह होती, लोगों का ग्रुप होती, हु प्रोड्यूस गुड्स, जो उत्पादन करेंगे चीज़ों का, टुगेदर साथ मिलके, एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाई मेंबर्स, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो अपने मेंबर्स में उनके काम के अनुसार बांट लेंगे। कि भाई मान लीजिए कि 100 लोगों ने मिलकर कोई काम धंधा स्टार्ट किया, मान लीजिए उन्होंने डेयरी चलाई, अब उस डेयरी में भैंसें पाली गई, तो सब ने मिलकर पैसा लगाया, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा मिलकर पैसा लगाया, मान लीजिए 50,000 रुपया इकट्ठा हो गया, सबके मिलने से डेयरी स्टार्ट कर दी। डेयरी में पता चला कि उन्होंने जो है 20 भैंसें रख ली, उनका दूध बेचना शुरू किया, उससे जो पैसा आया उसके पैसे में से कुछ कोष उन्होंने जो है रख लिया, मतलब ट्रेजरी बना के कि हम उसको इन्वेस्ट करेंगे डेयरी के डेवलपमेंट में। अब कुछ उन लोगों ने आपस में बांट लिया अपने कंट्रीब्यूशन के अनुसार, बाद में उन्होंने उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया
और बाहर वाले लोगों को भी कहा कि भाई आप हम मेंबर बन सकते हो। तो और लोगों ने कहा भाई हम भी अपना दूध लेके आना चाहते हैं। उनका ठीक है, स्वागत है। तो लोग अब डेयरी जो है इसमें भैंस पालने की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग अपनी भैंसों का दूध, गायों का दूध खुद लेकर आएंगे। और इस प्रकार से उनके पास जो मिल्क की जो कैपेसिटी है, मतलब कि उनके पास जो दूध का जो भंडार होगा ज़्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट में ज़्यादा दूध जाएगा, ज़्यादा इनकम होगी। और अब ये 100 लोग हैं तो ये लोग भी इसके मेंबर बन जाएंगे और उनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार ही सबसे प्रॉफिट शेयर होगा। और इस प्रकार से 100, 200, 300 तो कोऑपरेटिव्स इस तरह से आगे बढ़ती हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो शायद आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, स्वयं सहायता समूह, ये भी औरतों इसमें खासकर सक्सेस हैं। तो ये भी इसी का एक छोटा सा उदाहरण है, किस प्रकार से लोग आपस में मिलकर और आपस की प्रॉब्लम सुलझाते हैं और लोन लेके एक्टिविटी करते हैं और घर चला लेते हैं। अब हम आते हैं द बिगेस्ट मैन बिहाइंड सोशलिज्म। पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली विचारधारा का जो प्रेरणा स्रोत था वो था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट्स। अदर आइडियाज़ का मतलब ये है कि सोशलिज्म वर्ड सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने यूज़ नहीं किया था, लेकिन सोशलिज्म के इर्द गिर्द के आसपास जो पूरा एक इज़म जिसे कहते हैं, वाद जो डेवलप कर दिया, पूरी दुनिया को जो दिशा दी, वो कार्ल मार्क्स ने की। अब मार्क्स रशिया का रहने वाला नहीं था, मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स का ये कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, क्योंकि इनके समय में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेज़ी से बढ़ ही रहा था, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल। कैपिटलिस्ट के पास पैसा होता है जो फैक्ट्रीज़ में लगाते हैं, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट, और जो उससे फ़ायदा होता है वो फ़ायदा उन्हें मिलता है वर्कर्स के काम की वजह से, क्योंकि वर्कर्स ही हेल्प करते हैं तो प्रोडक्शन होता है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, तो इन वर्कर्स का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो ख्याल नहीं रखते हैं। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठा होना, बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और वर्कर्स की कंडीशन तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि जो पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जब तक ये पैसा उनके हाथ में इकट्ठा होता रहेगा। अच्छा, हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने 1000 रुपये लगा के एक फैक्ट्री लगाई, वहाँ पर उसने जो है 10 लोगों को काम दिया। अब 10 लोगों को काम देने के बाद जो उत्पादन हुआ, उस उत्पादन से 5000 की आमदनी हुई। ठीक, अब 5000 में से मान लीजिए उसने लोगों की तनख्वाह में 2000 खर्च कर दिया, तो कुल मिला के 3000 तो उसका मुनाफा हुआ। अब वो चाहे तो इसमें से अपना मुनाफा कम कर सकता है, सिर्फ 1000 ले और बाकी 2000 भी इनको बांट दे या इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लगा दे। तो आप बताइए कि अगर वो अपना प्रॉफिट कम करेगा तब ना ऐसा कर पाएगा। लेकिन होता क्या है, ओनर वो ये चाहता है कि बल्कि कम से कम जो 2000 में यहाँ लगा रहा हूँ उसको भी कम से कम लगाऊँ, तो 4000 में अपना प्रॉफिट बना लूँ। तो इस तरह की सोच को हम कहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की सोच। ये मार्क्स ने कहा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। और जो वर्कर्स हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें दो, एक तरफ कैपिटलिस्ट जो लोगों को एम्प्लॉय करते थे, इनकी संख्या बहुत कम थी, और दूसरा वर्कर्स। तो ये जो लेबर फोर्स था, एक नई क्लास थी जो समाज में पैदा हुई थी, और पीजेंट्री तो ऑलरेडी थी, पीजेंट्री खुद ही परेशान रहती थी। तो अगर वर्कर्स और पीजेंट्री को दोनों को जोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा लोगों का संगठन बन के तैयार होगा वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता है। तो इसकी बात ही करते थे। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो, मतलब उखाड़ फेंकना है, कैपिटलिज्म को ख़त्म कर देना और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट कर देना है। यानी कि प्रोडक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको हटाएंगे यहाँ से जो एक व्यक्ति है। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो भाई अगर मजदूरों को ख्याल ना करना तो एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि उनकी मदद से आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आप शेयर नहीं करना चाहते। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। तो वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा कि रेडिकली मतलब बहुत तेज़ी से एक सोशलिस्ट सोसाइटी का गठन करना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या होगा, ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, प्रॉपर्टी पर समाज का पूरा अधिकार होगा। एक मान लीजिए एक सोसाइटी है जहाँ पे 100 घर बने हुए हैं, गांव है मान लीजिए, उस गांव में लगभग 500 बीघा ज़मीन है। अब उस 500 बीघा में मान लेते हैं कि सबके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, तो ये प्राइवेट ओनरशिप हो जाएगी। लेकिन अगर पूरा गांव ये कहे कि भाई 100 लोगों की ज़मीन है, अभी किसी की ज़मीन नहीं रहेगी, गाँव की ज़मीन होगी। गांव को अगर हम मान लेते हैं कि सोसाइटी है, तो अब निश्चित रूप से यहाँ पर जो 500 बीघा है इसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, पूरा गांव मालिक है, पूरी सोसाइटी मालिक है, पूरा कम्युनिटी उस गांव की जो है वो मालिक है। इसकी बात ही करते थे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो खुद ही हट जाएगी। बाकी खेत है, उत्पादन तो होना ही है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा, सब मिलकर काम करेंगे और सब पैसा बांटेंगे। ही वॉज कन्विंस्ड, उन्हें पूरा विश्वास था। देखिए जो कार्ल मार्क्स था उसने पूरा फ्यूचर विजन दिया था कि ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर सोशलिज्म ऐसे इस्टेब्लिश होगा।
इतनी चार्मिंग फिलॉसफी उन्होंने अपनी किताब दास कैपिटल, उनकी किताब है, फेमस है, तो ये किताब जो है उसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। ही वॉज कन्विंस दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ, उन्होंने कहा कि वर्कर्स की जीत होगी अंत में, और जब वो कैपिटलिस्ट से टकराएंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और अंत में कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी। देखिए कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या है मैं अभी बता देता हूँ आपको। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ प्रॉपर्टी। आप लिखने बैठेंगे ना, मैंने जो समझाया उसके आधार पर आप लिख लोगे। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो कैपिटलिज्म है उस कैपिटलिज्म को कौन उखाड़ फेंकेगा, उस कैपिटलिज्म को वर्कर्स उखाड़ फेंकेंगे। और जो मिडिल क्लास है, मतलब कैपिटलिस्ट में मिडिल क्लास भी शामिल है, मतलब कि वो भी प्रॉपर्टी ओनर थे, तो इन्हें कहा गया बर्जुआजी वर्ग और इन्हें कहा गया प्रोलेटेरिएट। तो उन्होंने कहा इनमें संघर्ष होगा आपस में, जिसे क्लास स्ट्रगल कहा गया, और उस क्लास स्ट्रगल में जीत वर्कर्स की होगी, और उसके बाद जो राष्ट्र बनकर उभरेगा वो एक सोशलिस्ट होगा, यानी कि समाज सोशलिस्ट होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कैपिटलिज्म के बाद आएगा सोशलिज्म, मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद स्टेप, मतलब पहले कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसके बाद दूसरा आएगी सोशलिस्ट सोसाइटी, और उसके बाद सोशलिज्म से अंत में जो उसका लास्ट स्टेज होगी वो होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो बहुत ही आइडियल स्टेट होगी, आप जिसे कह सकते हैं रामराज की स्थिति जिसे कहा जाता है, वो वाली स्थिति होगी कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो सोशलिज्म इज ए ट्रांजिशन फेज, वास्तव में लक्ष्य होना चाहिए कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का। लेकिन कम्युनिस्ट सोसाइटी में सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या अंतर होगा मैं यहाँ नहीं बताता आपको। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिला ये हमें पढ़ना है। बाय द 1870s, 1870 तक आते आते सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, यूरोप में फैल गए सोशलिस्ट आइडियाज टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। अब जगह जगह लोग हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कैसे काम चलेगा। तो जितने भी सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, सोशलिस्ट पार्टियां भी बनने लग गई थी। सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई, जिसको नाम दिया गया सेकंड इंटरनेशनल। देखिए जो फर्स्ट इंटरनेशनल था उसे मार्क्स ने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन फिर उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद लोगों ने, सोशलिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोगों ने खुद ही अपनी एक संस्था बनाई जो किसी एक देश की नहीं होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क करेगी, वो थी सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस। तो अब क्या हो गया कि भाई इंग्लैंड हो या जर्मनी हो, वहाँ पर ग्रुप बनने शुरू हो गए, लोगों के एसोसिएशन बनने शुरू हो गए, संगठन बनने शुरू हो गए, ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हो गए। और वो क्या काम करते थे, देखिए कौन होगा इन ऑर्गेनाइजेशन में आप बताइए। निश्चित है कि वर्कर्स होंगे, और पीजेंट्स भी आप मान सकते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो बेटर लिविंग की डिमांड करते थे, वर्किंग कंडीशन की डिमांड करते थे अपनी अपनी जगहों पे, क्योंकि वेस्टर्न जो यूरोप था वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले शुरू हुआ था, खासकर इंग्लैंड से शुरू हुआ था, और काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहा था। तो जहाँ जहाँ वर्कर्स की क्लास बन चुकी थी तो वहाँ पर ये संगठन बन रहे थे, और वो वर्किंग कंडीशंस और बेटर लिविंग की डिमांड करते थे। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। यही नहीं, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने फंड्स इस्टेब्लिश किए थे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, फंड बनेगा, और जब मुश्किल का समय होगा, डिस्ट्रेस टाइम होगा, टर्मोइल वाला टाइम होगा, प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा किसी का, तो अपने लोगों की सहायता भी करेंगे, अपने मेंबर्स की। और डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, बेटर कंडीशंस होनी चाहिए वर्किंग कंडीशन, और राइट टू वोट भी मिलना चाहिए। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्क क्लोजली, जर्मनी में ये एसोसिएशंस यानी संगठन बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे थे। और जो पार्टी थी एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उस पार्टी में जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे वो शामिल थे। एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री स्टेट सीट्स, तो जर्मनी में काफ़ी कामयाब रही थी और पार्लियामेंट्री सीट्स भी उन्होंने जीती थी। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट्स फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो लेबर पार्टी जो आज भी ब्रिटेन में है, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, दो पार्टियां ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बनाई जो आज भी है। हाउएवर टिल 1914, लेकिन 1914 तक आते आते सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट, लेकिन वो चुनाव जीतते थे, सीट भी पाते थे, लेकिन 1914 तक आते आते, या 1914 तक हम कह सकते हैं, भी वो कोई भी गवर्नमेंट यूरोप में किसी भी देश में नहीं बना पाए थे। रिप्रेजेंटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स देयर आइडियाज डिड शेप, लेकिन जो कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, मतलब जहाँ पर चुनी हुई सरकारें बनती हैं, तो हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स उसे कह सकते हैं।
तो वहाँ पर वो काफ़ी अच्छी तादाद में जीत कर भी आते थे, उनके आइडियाज़ को समर्थन भी काफ़ी ज़्यादा मिलता था और जो कानून बनते थे उस पर उनका प्रभाव भी रहता था। बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाई कंजर्वेटिव, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेटिव ही चलाते थे और कंजर्वेटिव आप चाहते हैं सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते। हमारे यहाँ इंडिया में कैसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ इंडिया में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को मिलकर चलाया जाता है। हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी कई चीज़ें चलाती है और प्राइवेट लोग भी कई चीज़ें चलाते हैं। गवर्नमेंट का मैंने उदाहरण लिया था BSNL का, या हम बैंक में लें तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे BSNL की जगह हम प्राइवेट लें तो वो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया। और अगर हम बैंक का उदाहरण लें तो HDFC बैंक है या ICICI बैंक है। तो ये हो गए गवर्नमेंट के उदाहरण, ये हो गए प्राइवेट उदाहरण। तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो गवर्नमेंट कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के जरिए चल रही थी और सोशलिस्ट लोग गवर्नमेंट में शामिल नहीं हो पा रहे थे। आगे देखिए एक इमेज बनी हुई है यहाँ पे, और इसमें देखिए काफ़ी यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ द पेरिस कम्यून 1871। 1871 में पेरिस कम्यून का ये जिक्र है। ये भी आप क्लास 10th में, हालांकि पेरिस कम्यून का जिक्र तो वहाँ नहीं है, लेकिन 1871 में होता क्या है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। जर्मनी के यूनिफिकेशन का ये आप पढ़ेंगे अगले क्लास में और तब याद करेंगे, क्योंकि जर्मनी का यूनिफिकेशन अब क्लास 10th में कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। 1871 के दौरान पेरिस में जो काउंसिल्स के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इन्हीं वर्कर्स और इन्हीं लोगों ने कब्जे कर लिया था। और एक कम्यून मतलब जिसे हम कहते हैं कि लोग वहाँ पे साथ रहें, साथ काम करें, तो काउंसिल ऑफ वर्कर्स एटसेट्रा, वहाँ के लोगों ने, मतलब आम पब्लिक ने वहाँ पे जो है कब्जा कर लिया था और 2 महीने से कुछ ज़्यादा तक वहाँ पर उन्होंने कब्जा किए रखा। तो बाद में आर्मी ने जाके उनको सबको भगा दिया वहाँ से और उसको कुचल दिया, इस जो छोटा सा आंदोलन था यहाँ पे। 1871 में जो प्रशिया ने जो नेपोलियन थर्ड का शासन था उस वक्त, उसको हरा दिया था। वो एम्परर था फ्रांस का और बंदी बना लिया था। तो उस वक्त जो यहाँ पर सरकार थी उसको चलाने के लिए नेपोलियन नहीं था। तो टर्मोइल का समय था, उसी समय सारी घटनाएं घट गई थी। और इट पोर्ट्रेज द सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग पेरिस बिटवीन मार्च एंड मे मतलब लगभग 2 महीने, थोड़ा ज़्यादा, 1871 में। दिस वाज अ पीरियड व्हेन द टाउन काउंसिल, यानी टाउन काउंसिल को ही कम्यून यहाँ कहा गया, और पेरिस वाज टेकन ओवर बाय पीपल्स गवर्नमेंट। और वहाँ पे छोटी सी उन्होंने सरकार बना डाली थी, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस थी और वहाँ से आगे बढ़ना चाहते थे, पूरे राष्ट्र को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसमें कौन थे? वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, प्रोफेशनल थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और लोग थे। और किस वजह से ये कुछ हुआ था? क्योंकि डिसकंटेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द फ्रेंच स्टेट की जो पॉलिसीज थी उनके विरोध में। लेकिन बाद में इसे क्रश कर दिया गया कि आर्मी ने जो ट्रूप्स भेजे गवर्नमेंट ने उसके उपयोग के द्वारा। लेकिन सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों ने इसे अपनी एक सफलता मांगा कि देखिए किस प्रकार से, क्योंकि मार्क्स क्या कहता था? मार्क्स ये कहता था कि वर्किंग क्लास का मतलब ये नहीं, वर्किंग क्लास में आम पीपल भी आ गई, ये लोग ही स्ट्रगल करेंगे और अंत में जीतेंगे। तो उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का ये प्रिलूड है, यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन बाद में आएगा, ये सब घटनाएं पहले घटेंगी। और द पेरिस कम्यून इज आल्सो पॉपुलरली रिमेंबर फॉर 2 इंपॉर्टेंट लेगेसीज। तो लेगेसीज का मतलब विरासत, क्या छोड़ के गए हैं, वही लेगेसी होती है। तो वन ऑफ फॉर इट्स एसोसिएशंस विद द वर्कर्स रेड फ्लैग। इस समय रेड फ्लैग निकल के आया था। जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, वो रेड फ्लैग का प्रयोग करते हैं एक प्रकार से। आगे चल के आप रेड आर्मी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ निकल के आई थी, लोगों ने लाल झंडे का इस्तेमाल किया था। दैट वाज द फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कम्युनार्ड्स, यानी कम्यून में रहने वाले, कम्यून को फॉलो करने वाले, कम्यून के मेंबर्स कम्युनार्ड्स, और उन्हें रेवोल्यूशनरीज भी कहा जाता था। और दूसरा क्या था? मार्शलेज, यानी जो एंथम था, जो आप फ्रांस का एंथम है, जो कि घटना फ्रांस की थी और ये देशभक्ति गीत था उस वक्त, जिसे 1792 में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग के रूप में लिखा गया था। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ द कम्यून एंड ऑफ द स्ट्रगल फॉर लिबर्टी। तो इसको गीत गाया जाता था, रेड फ्लैग का यूज़ किया जाता था। तो ये सब पेरिस कम्यून का छोटा सा जिक्र यहाँ पे हुआ, ये दिखाने के लिए किस प्रकार से आम लोग भी सरकार पर कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम अगले पार्ट में लेंगे, रशियन रेवोल्यूशन को। Thank you for watching the video tutorial. See you in the next video with another part of this tutorial. Till then, goodbye. Take care.